हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटा टॉपिक समझने जा रहे हैं जो कि अगर कहा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा जा सके। और डीएनए के स्ट्रक्चर को सिर्फ हमारे द्वारा न समझा जा सके। एक्चुअली कहानी ये है कि जब भी बात डीएनए की आती है तो तुरंत हम सभी लोगों के दिमाग में एक लाइन घूमता है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो भाई साहब, इस स्ट्रक्चर को समझाया किसने था? तो फिर हमारे दिमाग में नाम आता है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नाम के रिसर्चर थे। और इन दोनों ने 1953 में डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल को एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आखिरकार उन दोनों ने इस स्ट्रक्चर को किस आधार पे समझाया था? तो ये आधार देने वाले जो थे, बेस देने वाले जो थे, वो दो और रिसर्चर थे, है ना, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने 1951 में वॉटसन एंड क्रिक के काम करने से 2 साल पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नाम के टेक्निक के मदद से डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहली बार स्टडी किया था। लेकिन एक और नाम है जिसको हम लोग थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इन चारों नाम से पहले एक नाम था अरविंद चारगफ। 1950 में उन्होंने एक रूल दिया था जिसको हम लोग कहते हैं चारगफ रूल। और हकीकत मानिए, चारगफ रूल में कुछ बातें कही गई थी और वो बातें वॉटसन एंड क्रिक को काफी हेल्प मिला था उन बातों से, जिस वजह से वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या कर पाए थे, तो समझा पाए थे। तो चलिए समझते हैं चारगफ साहब ने क्या रूल दिया था। अरविंद चारगफ, है ना, अरविंद चारगफ इनका पूरा नाम है। और इन्होंने एक रूल दिया था जो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम यहां बोल सकते हैं गेव चारगफ्स रूल इन 1950। 1950 में इन्होंने रूल दिया था। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली क्वाइल्ड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली क्वाइल्ड डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यह रूल बहुत जरूरी था। तो चलिए फटाफट समझते हैं इस रूल में चारगफ साहब ने क्या समझाया था। तो चारगफ साहब के द्वारा कही गई पहली बात क्या थी? उन्होंने कहा कि जो एडेनिन होता है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड यूरासिल। तो उन्होंने कहा कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा पेयरिंग किसके साथ करता है? थाइमिन के साथ। एंड जो गुआनिन होता है वो हमेशा किसके साथ पेयरिंग करता है? साइटोसिन के साथ। तो पहली बात क्या बोली गई? एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन। एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा? थाइमिन के साथ पेयर करेगा। तो ये पहला बात इन्होंने कहा। अच्छा, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा तो एडेनिन और थाइमिन आपस में जब जुड़ता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। उसी प्रकार से यहां पे बोला गया कि गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ किसके साथ? साइटोसिन। गुआनिन हमेशा किसके साथ पेयर करेगा?
साइटोसिन के साथ। तो जब डबल स्ट्रैंडेड है तो कोई ना कोई तो किसके साथ पेयर करेगा, तो एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, गुआनिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये इनके द्वारा कही हुई पहली बात थी, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड में ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। देखिए दूसरा इन्होंने क्या कहा, अरविंद चारगफ ने दूसरा बात क्या कहा, अरविंद चारगफ ने कहा, अब अरविंद चारगफ क्या आप भी समझ सकते हो, है ना, जितना एडेनिन होगा उतना ही ना थाइमीन होगा। याद रखिएगा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे ये बात नहीं लागू होती है। ये जो बात मैं बता रहा हूं ये कौन से डीएनए पे अप्लीकेबल है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे अप्लीकेबल है। तो इन्होंने कहा, जब इन्होंने कहा है कि एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर होगा तो कॉमन सेंस है जितना एडेनिन होगा उतना ही कौन होगा, थाइमीन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही कौन होगा, साइटोसिन होगा। तो जो मोलर रेशियो होगा वो एडेनिन का हमेशा किसके इक्वल होगा, थाइमीन के, और गुआनिन का हमेशा किसके इक्वल होगा, साइटोसिन के। तो दूसरी बात क्या कह सकते हैं, मोलर रेशियो ऑफ एडेनिन इक्वल्स टू थाइमीन, है ना, एंड गुआनिन इक्वल्स टू साइटोसिन इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सब रूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे लागू अप्लीकेबल नहीं होता है। तो एडेनिन का जो परसेंटेज होगा, मोलर रेशियो होगा, वो हमेशा थाइमीन के इक्वल होगा, और गुआनिन का हमेशा किसके इक्वल होगा, साइटोसिन के इक्वल होगा। क्लियर है। तो इसी से एक और कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है कि एडेनिन एक प्यूरिन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है, गुआनिन एक प्यूरिन सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म है। तो एडेनिन गुआनिन का जो सम होगा, यानी कि प्यूरिन का जो सम होगा वो पायरामिडिन के सम के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि यहां साफ साफ पता चल रहा है कि प्यूरिन पेयर्स विथ पायरामिडिन, प्यूरिन पेयर्स विथ पायरामिडिन। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही कौन होंगे, पायरामिडिन होंगे। तो हम यहां बोल सकते हैं प्यूरिन यानी कि A प्लस जी इक्वल्स टू पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, है ना, और पायरिमिडीन मतलब यहां पे कौन है, C प्लस टी। और ये भी रूल डबल स्टैंडर्ड, चारगफ साहब के द्वारा जो भी चीज बताई गई है वो सारे के सारे कौन से डीएनए पे एप्लीकेबल होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, है ना। तो ये तो एक्चुअली में एक ही बात घूम फिर के बार बार आ रहा है, वो हम तोड़ दे रहे हैं, ब्रेक करके आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन बात तो एक ही है। अगर ये समझ में आता है तो ये दोनों पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और बात उन्होंने कहा, वो बात क्या कहा कि एडेनिन का नंबर गुआनिन के इक्वल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब एडेनिन का नंबर थाइमिन के इक्वल तो होगा, ये तो गारंटीड है, गुआनिन का नंबर साइटोसिन के इक्वल होगा, ये गारंटीड है, लेकिन एडेनिन का नंबर गुआनिन के इक्वल हो ये गारंटीड नहीं है, साइटोसिन का नंबर थाइमिन के इक्विवेलेंट हो ये गारंटीड नहीं है। मतलब एडेनिन और थाइमीन जो है वो गुआनिन और साइटोसिन के बराबर नहीं होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है स्पीसीज टू स्पीसीज में। तो चौथी बात इन्होंने कही बेस रेशियो। बेस रेशियो का मतलब इन्होंने कहा एडेनिन और थाइमीन और गुआनिन और साइटोसिन, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एडेनिन प्लस थाइमीन ये दोनों पेयर बनाता है अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। तो चूंकि एडेनिन और थाइमिन का जो सम होगा वो गुआनिन साइटोसिन के सम के इक्वल नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो कभी भी किसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 1 मीन्स इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए A प्लस टी नॉट इक्वल्स टू G प्लस सी। A प्लस टी जो होता है वो G प्लस टी के मतलब G प्लस सी के इक्वल में
नहीं होता है, ये स्पेसीज टू स्पेसीज क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के फॉर्म में हम समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा डीएनए हमने स्टडी किया जिस डीएनए में G प्लस सी का मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो चलिए बेस रेशियो हमने क्या लिखा है बच्चों, बेस रेशियो को हमने लिखा है A प्लस टी अपॉन G प्लस सी। अब देखिए इमेजिन कीजिए एक ऐसा डीएनए जिसमें G प्लस सी का मात्रा क्या है, ज्यादा है। जिसमें G प्लस सी का मात्रा ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगा, न्यूमरेटर में वैल्यू कम होगा। तो कॉमन सेंस है जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा जो है वो किसके कम होगा, 1 से कम होगा, है ना। लेकिन अगर न्यूमरेटर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा तो फ्रैक्शन हमेशा जो उसका रिजल्ट आएगा वो किससे ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। देखो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों कभी बराबर होगा नहीं, या तो ये ज्यादा होगा या तो ये ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ G प्लस सी मोर देन A प्लस टी देन बेस रेशियो बताइए तो जरा। तो बेस रेशियो जो होगा वो हमेशा G प्लस सी ज्यादा है ना, तो बेस रेशियो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। और ये ना प्रोक्रियोटिक डीएनए में होता है, जितने भी प्रोक्रियोट्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उन सब के डीएनए में G प्लस सी का मात्रा A प्लस टी के मात्रा से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए उनका बेस रेशियो हमेशा किससे कम होगा, 1 से कम होगा। तो इस डीएनए को हम कौन सा कहेंगे, दिस टाइप ऑफ डीएनए को क्या कहा जाएगा, जीसी टाइप डीएनए। इसमें जीसी का मात्रा ज्यादा है तो इसको क्या कहेंगे, जीसी टाइप डीएनए। और ये कौन सा डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ऐसे डीएनए को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए, है ना। दूसरी बात यहां पे ये है कि जिसमें G प्लस सी का मात्रा क्या होगा, कम होगा, और A प्लस टी का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसमें ऐसी बातें होंगी तो बताइए बेस रेशियो क्या होने वाला है, तो उसके अंदर बेस रेशियो जो होगा वो 1 से ज्यादा होने वाला है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि इफ A प्लस टी मोर देन G प्लस सी देन बेस रेशियो जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। और 1 से बड़ा होगा तो दिस टाइप ऑफ डीएनए, अब 80 इसमें ज्यादा है तो इस तरह के डीएनए को क्या कहेंगे, 80 टाइप डीएनए। दिस टाइप ऑफ डीएनए कॉल्ड, कौन सा डीएनए, 80 टाइप डीएनए, 80 टाइप डीएनए। और ये यूकैरियोट्स में होता है इसलिए कौन सा डीएनए कहेंगे, यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए। तो बच्चों यूकैरियोटिक डीएनए में A प्लस टी का मात्रा ज्यादा होता है और प्रोकैरियोटिक डीएनए में G प्लस सी का मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बताइए जरा चारगफ साहब का रूल क्या वाटसन एंड क्रिक के द्वारा बताई गई बातों को सिंप्लीफाई करता है कि नहीं। तो हकीकत यह है कि वाटसन एंड क्रिक ने चारगफ के द्वारा दिए गए रूल को पढ़ा था और पढ़ने के बाद इससे काफी मदद मिली थी और तब जाके वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को समझा पाए थे। तो कैसा लगा आपको ये इंफॉर्मेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।